हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस चैप्टर को समझने वाले हैं, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इमेजिन करो कि एक 11 साल का लड़का है और एक रात अपने पेरेंट्स को आपस में सीरियस आवाज में बात करते हुए सुनता है। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या सिर्फ मुझे अकेले को सुसाइड कर लेना चाहिए। I am going to kill whole family or I will kill myself. ये कहानी एक जर्मन लड़के की है जिसका नाम था हेलमत। 1945 का स्प्रिंग सीजन था। उसके फादर एक जाने माने डॉक्टर थे, लेकिन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रीपल्ड्स एंड ज्यूइस। यानी कि अब अलाइज भी हमारे साथ वही करने वाले हैं जो हमने क्रीपल्ड और ज्यूइस के साथ किया था। अगले दिन उसके फादर उन्हें जंगल में ले जाते पिकनिक बनाने। उन्होंने साथ में अपना आखिरी खुशी का पल बिताया और फिर ऑफिस में जाकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। छोटा एलमत इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अगले 9 साल तक अपने घर पर कुछ नहीं खाया था। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसे जहर देकर मार ना दे। तो सवाल ये आता है कि आखिर हेलमत के फादर ने ऐसा क्यों किया और उन्हें ऐसा क्या डर था कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो ये सब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, ये वही साल थी जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक चलता है। इस वॉर में एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स जिसमें मेनली थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ थी अलाइज पावर जिसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। शुरू में सबको लग रहा था कि ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पर यह वॉर काफी लंबे समय तक चलता है। फाइनली नवंबर 1918 में जर्मनी इस वॉर को हार जाता है। तो जर्मनी का जो एम्परर था यानी कि किंग था, वो देश छोड़कर भाग जाता है। अब आप सोचो कि जब राजा अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गया तो देश कौन चलाएगा। कोई ना कोई तो चाहिए ना देश चलाने के लिए। तो जर्मनी में एक सिटी थी वाइमर। वहाँ जर्मनी के लिए एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं वाइमर रिपब्लिक। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है वाइमर रिपब्लिक के नाम से। इससे जर्मनी में पहली बार सभी अडल्ट्स को और वुमेन्स को वोट करने का राइट मिल जाता है। यानी कि लोग अब अपनी मर्जी से वोट करके अपने लीडर्स को चुन सकते थे। एक चीज याद रखना कि उस समय पर जर्मनी के पार्लियामेंट को रीस्टैग बोला जाता था। अब दोस्तों, ये जो नई रिपब्लिक बनी थी यानी कि गवर्नमेंट बनी थी, उसे जर्मनी की जनता ने ज्यादा पसंद नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वेमर रिपब्लिक ने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बोलते हैं। ये एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी थी जिसे अलाइज पावर ने यानी कि जीते हुए देशों ने जर्मनी के ऊपर इम्पोज किया था। यानी कि जो जीते हुए देश थे ना, उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी थोप दी थी। इस ट्रीटी ने जर्मनी से सब कुछ छीन लिया था। जैसे कि पहला, जर्मनी अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो देता है। दूसरा, जर्मनी से उसकी 13% टेरिटरीज भी छीन ली जाती है। और तीसरा, उसकी 75% आयरन और 26% कोल रिसोर्सेज को भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को दे दी जाती है। चौथा, उसकी आर्मी को डीमिलिटराइज कर दिया जाता है ताकि उसकी पावर कमजोर हो जाए, ताकि जर्मनी आगे कभी वॉर न लड़ पाए। और पांचवा और सबसे बड़ी बात, जर्मनी को ही इस वॉर का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और सारा का सारा ब्लेम जर्मनी पर ही डाल दिया जाता है। और उस पर 6 बिलियन पाउंड्स का कंपेंसेशन यानी कि एक बहुत बड़ा फाइन लगा दिया जाता है। ये सिर्फ जमीन या पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक गहरी चोट थी। ये पूरे नेशन के लिए एक शर्म की बात थी, एक बेइज्जती जैसा था। बहुत सारे जर्मन्स ने इस वॉर की हार और वर्सेलिस की बेइज्जती के लिए नए वेमर रिपब्लिक को ब्लेम किया। जो लोग इस रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उन्हें लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए कहते थे क्योंकि वेमर रिपब्लिक के लीडर्स ने जबरदस्ती नवंबर मंथ में ही वॉर रुकवा दिया था, जबकि लोगों का मानना यह था कि जर्मनी वॉर हारी ही नहीं थी। उससे पहले ही इन लीडर्स ने आर्मिस्टीज साइन कर दिया था, इसलिए लोग इन्हें क्रिमिनल्स की नज़र से देखते थे। ये गुस्सा और बेइज्जती आगे चलकर जर्मनी की पॉलिटिक्स पर बहुत बुरा असर डालती है। अब दोस्तों, पॉलिटिक्स तो खराब चल ही रही थी, लेकिन फिर आता है इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर। इकोनॉमिक क्राइसिस, हाइपर इन्फ्लेशन 1923। जर्मनी ने वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे लोन्स लिए थे, साथ ही अब उसे वर्सेलिस ट्रीटी के हिसाब से कंपेंसेशन भी भरना था। तो कुल मिलाकर 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम्हें जो दिखे वो करो। तो इसके जवाब में जो फ्रांस था उसने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने जर्मनी के मेन इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर कब्जा कर लिया। रूर एक जगह थी जर्मनी में जहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। अब जर्मनी की इंडस्ट्रीज छिन गई तो जर्मनी बेचारा करे तो करे क्या। उसे लोन भी चुकाना था, कंपनसेशन भी भरना था और देश भी चलाना था। तो जर्मनी ने क्या किया, एक बड़ा ही अजीब सा डिसीजन लिया। पता है क्या लिया? कि हम पैसे छापेंगे।
जर्मनी ने लगातार अंधाधुंध तरीके से नोट प्रिंट किए, इतने ज्यादा नोट प्रिंट किए कि जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि जब चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो उसे ही हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझो कि देश में मान लो 5 ही ब्रेड हैं और 5 ही रुपए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर ब्रेड की कीमत 1-1 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारी गवर्नमेंट जबरदस्ती पैसे छाप दे, मान लो 50 रुपए और छाप दे, तो इससे ब्रेड तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा करेंसी की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। हर ब्रेड 11-11 रुपए की मिलेगी, क्योंकि करेंसी एक्स्ट्रा हो गई, चीजें तो उतनी है। इसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और यही सिचुएशन उस समय जर्मनी में देखने को मिल रही थी। आप इस इमेज को देखो कि जर्मनी की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। लोग ठेले भर भर के नोटों के बंडल ले जा रहे थे सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। इमेजिन करो कि ये कितनी भयानक सिचुएशन होगी। आप एक बार सोच के देखो कि आपकी सारी सेविंग्स, आपके पेरेंट्स के सारे पैसे सडनली वर्थलेस हो जाएं, तो कैसा लगेगा। और यही हालत थी उस समय जर्मनी की। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में जर्मनी की मदद करता है अमेरिका। अमेरिका ने डाविस प्लान बनाए, मतलब ऐसे प्लान बनाए जिनके थ्रू अमेरिका जर्मनी को छोटे छोटे लोन्स देता था, ताकि जर्मनी की हेल्प हो सके और वो डैमेज से रिकवर कर पाए। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। 1924 से 1928 तक का जो पीरियड था, उसमें जर्मनी की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलता है। जर्मनी की कंडीशन थोड़ी सुधर ही रही थी, तभी एक ट्विस्ट आता है। 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जाता है और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है। मतलब अब अमेरिका की भी हालत खराब हो गई थी। अब आपको पता है दोस्तों कि जर्मनी की रिकवरी अमेरिका से लिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंडेंट थी। अब चूंकि अमेरिका की भी हालत खराब है, तो अमेरिका जर्मनी से अपना सपोर्ट वापस ले लेता है, जिस वजह से जर्मन इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। 1932 तक आते आते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधे से भी कम हो जाते हैं। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सड़कों पर लोग अपने गले में कार्ड्स लटका कर घूम रहे थे, जिन पर लिखा था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि कोई भी काम मिले हम करेंगे। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन बर्बाद हो गए थे। उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं वो भी मजदूर या बेरोजगार ना बन जाए। पूरे देश में डर और निराशा का माहौल था। इन सब क्राइसिस के बीच में जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी, वेइमार रिपब्लिक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा ही अजीब सा था। उसमें एक प्रॉब्लम थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जिससे किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना मुश्किल था। इसलिए हमेशा कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, यानी कि मिलजुल कर सरकार बनती थी, जो कि इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती थी और जल्दी जल्दी गिरती रहती थी। दूसरी प्रॉब्लम थी आर्टिकल 48, जो कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स देता था, जिससे वो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकते थे और पूरे देश पर अकेले रूल कर सकते थे। तो इन पावर्स का बहुत यूज होता है जर्मनी में, लेकिन ये क्राइसिस सॉल्व नहीं होते हैं और जर्मनी की जनता इस सब के पीछे गवर्नमेंट पर उंगली उठा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब वेइमार रिपब्लिक की वजह से हो रहा है। लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम से विश्वास उठ गया था। उन्हें लग रहा था कि सरकार कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। हिटलर। इसी क्राइसिस के माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक सोल्जर के रूप में लड़ा था। हिटलर काफी ज्यादा दुखी था जर्मनी की हार से और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा था वर्साइलेस ट्रीटी की वजह से। 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे उसने उस पार्टी पर कंट्रोल कर लिया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। शुरू में ये नाजी पार्टी और इसके मेंबर इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। 1928 के इलेक्शन में इन्हें सिर्फ 2.6% वोट मिले, जिसकी वजह से ये सरकार नहीं बना पाए थे। लेकिन जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और लोग परेशान थे, तब नाजी पार्टी का असली रूप देखने को मिला। नाजिज्म मास मूवमेंट बन गया। लोगों से अच्छे अच्छे वादे किए गए, लोगों को अच्छे फ्यूचर के सपने दिखाए गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1932 तक आते आते नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। यानी कि फाइनली नाजी पार्टी 37% वोट के साथ मेजॉरिटी में आ जाती है। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए हिटलर ने कई सारे वादे किए थे। आपको पता है दोस्तों कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसके पेशन और उसके शब्दों में जादू था। उसने बड़े बड़े वादे किए कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, वर्साइलेस ट्रीटी का बदला लेगा और जर्मन लोगों की डिग्निटी वापस लेकर आएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर होगा, सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को खत्म कर दिया जाएगा और हम सब चैन से रहेंगे। उसने पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल बनाया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि मास मोबिलाइजेशन करने के लिए रिचुअल्स और स्पेक्टल्स करना,
यानी कि जश्न और तमाशा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बड़ी बड़ी रैलीज करता था, पब्लिक मीटिंग्स करता था। उसकी पार्टी का एक रेड बैनर था जिस पर स्वास्तिक जैसा साइन होता था। उसके सल्यूट करने का भी एक अलग ही स्टाइल था, जिसे नाजी सल्यूट कहते थे। और उसके स्पीचेस के बाद जोरदार तालियां बजना, ये सब पावर का एक स्पेक्टल था। इन सब के पीछे हिटलर का एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, जोसेफ गोबेल्स, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने में माहिर था। लोगों को इन रैली से एक सेंस ऑफ यूनिटी फील होती थी और लोग हिटलर को एक मसीहा समझने लगे थे। हिटलर को एक सेवियर की नज़र से देखा जा रहा था, एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जा रहा था कि जो लोगों को उनके दुख से निकालने के लिए आया था। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफिस कर दी। हिटलर ने पावर लीगल तरीके से हासिल की और पावर में आ गया। पावर में आते ही हिटलर ने डेमोक्रेसी को खत्म करना शुरू कर दिया। ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। इसी बीच फरवरी में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग रीस्टेक में आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर हिटलर फायर डिक्री पास कर देता है, जिससे लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली जैसे सारे सिविल राइट्स छीन लिए जाते हैं। और फिर ऑन 3 मार्च 1933 उसने एक फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया, और इस एक्ट के पास होते ही जर्मनी में डिक्टेटरशिप सेटअप हो जाती है और फाइनली हिटलर बन जाता है जर्मनी का डिक्टेटर। डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर के पास सारी पावर्स आ जाती हैं। साथ ही एक और बड़ा डिसीजन लिया जाता है, नाजी पार्टी के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है। साथ ही इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इस तरह से हिटलर ने डेमोक्रेसी को उसके ही कानून का इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। हिटलर के द्वारा सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाती हैं। रेगुलर पुलिस के अलावा एक सीक्रेट तरह की स्टेट पुलिस भी बनाई जाती है, जिन्हें गेस्टेपो बोला जाता था। साथ ही एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, जिनका हेड था हेनरिच हेमलर, और एसडी सिक्योरिटी सर्विस, इन फोर्सेस को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई थी, जिससे लोगों को बिना किसी लीगल प्रोसीड्यूर के टॉर्चर चैम्बर्स में रखा जा सकता था और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा सकता था। कहने का मतलब है कि नाजी स्टेट एक ड्राइडेड क्रिमिनल स्टेट बन गया था। शुरू में हिटलर ने कुछ इकोनॉमिक सक्सेस भी हासिल की। अब क्या क्या इकोनॉमिक सक्सेस हासिल करी, तो देखो, पहला, हिटलर का जो इकोनॉमिस्ट था वो था जाल्मर साचेट। उसने स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स बनाए, जिससे जर्मनी में फुल एम्प्लॉयमेंट लाने की कोशिश की गई। दूसरा, आपने फेमस जर्मन सुपर हाईवेज ऑटोवैन के बारे में सुना होगा, और वॉक्सवैगन कार के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और ये हिटलर के टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हुए थे। इससे हिटलर को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तीसरा, फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर ने वर्साइल ट्रीटी को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसने रायलैंड को रीऑक्यूपाइड कर लिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर लिया, और जेकोस्लोवाकिया पर कंट्रोल कर लिया। इंग्लैंड जैसे देश भी चुप रहे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि वर्साइल ट्रीटी सच में थोड़ी हार्श थी। और चौथा, हरमन गोरिंग जैसे लीडर्स ने भी इकोनॉमी और मिलिट्री, खास करके लुफ्तवाफे या एयर फोर्सेस को वॉर के लिए तैयार करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाजी आइडियोलॉजी के ऊपर, यानी कि नाजी लोगों की सोच कैसी थी। तो नाजी लोग एक सिस्टम ऑफ बिलीफ से जुड़े हुए थे, जिसे हम नाजी आइडियोलॉजी कहते हैं। इसके दो मेन पिलर थे। पहला था रेशियल हिरार्की। नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से सभी लोग बराबर नहीं थे, एक रेशियल हिरार्की थी, यानी कि भेदभाव था। टॉप पर थे नॉर्डिक आर्यंस, जिनके ब्लॉन्ड हेयर थे, ब्लू आईज थी, जिन्हें प्योर जर्मन्स भी बोलते थे। और सबसे नीचे आते थे जुइस, जिन्हें एक एंटी रेस माना जाता था, यानी कि आर्यंस के सबसे बड़े दुश्मन। हिटलर का ये रेसिज्म सिस्टम चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स के आइडियाज को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया था। नाजी लोगों का सिंपल सा मानना था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश, यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी वही सर्वाइव करेगी और वीक रेस खत्म हो जाएगी। और उनके हिसाब से आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, उसे अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है और दुनिया पर राज करना है। दूसरा पिलर था लेबेनसेरोम या लिविंग स्पेस। हिटलर का मानना था कि जर्मन्स को रहने के लिए और जमीन चाहिए, और उनके हिसाब से ये जमीन उन्हें ईस्ट यूरोप को कॉन्कर करके मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि वो ईस्ट यूरोप को कॉन्कर करने के प्लान में थे। ये उनकी आइडियोलॉजी में था कि हमें जमीन के लिए ईस्ट यूरोप को कॉन्कर करना है। हिटलर जानता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए बच्चों को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए स्कूल्स को क्लींस और प्यूरिफाई किया गया। लेकिन चूंकि हिटलर जूइश लोगों से नफरत करता था, इसलिए उसने जितने भी जूइश टीचर्स थे और जो पॉलिटिकली अनरिलायबल लोग थे, उन्हें बाहर निकाल दिया। साथ ही बच्चों को भी सेग्रीगेट कर दिया गया। जर्मन्स और जूइश को एक साथ बैठने या खेलने नहीं दिया जाता था। और तो जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस थे, जैसे कि जूइश, जिप्सीज और हैंडीकैप्ड,
उनको स्कूल से निकाल दिया गया और बाद में उन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया। अब ये गैस चैम्बर बड़ा ही भयानक था, इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हिटलर का मानना ये था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं या कुछ करने लायक नहीं है तो उन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो गुड जर्मन बच्चे थे उन्हें नाजी स्कूलिंग दी जाती थी, उनके लिए टेक्स्ट बुक दोबारा लिखी गई, उनके सिलेबस में रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि उन्हें सिखाया जाता था कि जूस सबसे नीचे आते हैं और बेकार होते हैं। मैथ्स क्लासेस में भी जूस के बारे में स्टीरियोटाइप्स पढ़ाए जाते थे। साथ ही बच्चों को ये सिखाया जाता था कि उन्हें लॉयल रहना चाहिए, सबमिसिव रहना चाहिए हिटलर के प्रति, और जूस लोगों से नफरत करनी चाहिए और हिटलर की बरसिप करनी चाहिए। 10 साल की उम्र में बच्चे जंग बॉक ज्वाइन करते थे जहां वो बेसिक चीजें सीखते थे, और फिर 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ता था। ये हिटलर का एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां उन्हें वॉर को ग्लोरीफाई करना, एग्रेशन, वायलेंस और जूस से नफरत करना सिखाया जाता था। 1939 तक ये कंपलसरी हो गया था और जर्मनी में बाकी सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें पर्टिकुलर वुमेन के लिए, तो लड़कियों के लिए रोल अलग थे। उन्हें सिखाया जाता था कि दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। उनका काम था रेस की प्योरिटी मेंटेन करना और बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाना। हिटलर कहता था कि इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन, यानी कि मेरे स्टेट में मदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन है। लेकिन सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो वुमेन रेसली डिजायरेबल यानी कि अच्छे बच्चों को जन्म देती थी उन्हें हॉनर क्रॉसेस दिए जाते थे, यानी कि सम्मान दिया जाता था। जैसे 4 डिजायरेबल बच्चों को जन्म देने के लिए उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, 6 बच्चों के लिए सिल्वर क्रॉस मिलता था और 8 या 8 से ज्यादा बच्चों के लिए गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। और आपको पता है जो आर्यन वुमेन थी अगर वो रूल तोड़ती थी, जैसे जूस के साथ कांटेक्ट रखना या उनके करीब आना, तो उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता था, उन्हें वाल्ड कर दिया जाता था और उनके चेहरे काले कर दिए जाते थे। नाजी लोगों ने लैंग्वेज और मीडिया का बहुत ही क्लेवर तरीके से यूज किया। वो किल या मर्डर जैसे शब्दों का यूज नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम मार थोड़ी रहे हैं, हम तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि मास किलिंग को उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट नाम दे रखा था। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर वो ये कहते कि हम मार रहे हैं तो अजीब लगता ना, तो उन्होंने इस तरीके से कोड नेम दे रखा था। इसी तरीके से जूस को मारने के लिए वो कहते थे फाइनल सॉल्यूशन, और डिसेबल्ड लोगों को मारने के लिए वो कहते थे इथोनेशिया, और गैस चैम्बर्स को वो कहते थे डिसइंफेक्शन एरिया। मतलब वो कहते थे कि हम इन्फेक्शन खत्म कर रहे हैं। और पता है कि गैस चैम्बर क्या था? गैस चैम्बर एक इस तरीके का एक चैम्बर टाइप का था, यानी कि एक रूम टाइप का था। उसमें वो जहरीली गैसें छोड़ देते थे और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे। मतलब बड़ा ही भयानक टाइप का सिस्टम चलता था। और तो और दोस्तों, उस समय पर ऐसी प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी जैसे कि द एटर्नल जूस, जिसमें जूस को रेड्स या पेस्ट की तरह दिखाया जाता था। इस तरह के प्रोपोगेंडा फैलाने का एक ही मकसद था कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना और अनडिजायरेबल और जूस लोगों की तरफ नफरत फैलाना। नाजिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ये लोगों की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट था। एजुकेशन, फैमिली, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, कुछ भी इसके कंट्रोल से बाहर नहीं था। इस टोटल कंट्रोल का मकसद था एक ऐसा नया इंसान बनाना जो पूरी तरह से नाजी सोच से दबा हुआ हो और हमेशा नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। था हॉलोकॉस्ट। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या है? ये नाजी जर्मनी में जूस और दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप्स का सिस्टमैटिक तरीके से कराया गया मर्डर था। इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी दुनिया में देखने को ना मिले। हम इसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से 3 अलग अलग स्टेजेस में समझेंगे। पहला स्टेज है एक्सक्लूजन, जो 1933 से 1939 तक रहा। इस स्टेज में लोगों को सोसाइटी से बाहर निकालना था। इसके लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन सबसे फेमस कानून था 1935 का न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप। इन कानूनों के मुताबिक सिर्फ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वाले लोग ही जर्मन सिटीजन हो सकते थे। इनके अलावा कोई भी जर्मन सिटीजन नहीं माना जाएगा। जूस और जर्मन्स के बीच शादी करना मना था। साथ ही जूस को जर्मन फ्लैग लहराने से भी मना कर दिया गया था। इसके अलावा जूस बिजनेसेस को बाइकआउट किया गया, उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई। और फिर नवंबर 1938 में हुआ द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। एक जर्मन डिप्लोमेट की पेरिस में हत्या के बहाने पूरी जर्मनी में जूस के खिलाफ हिंसा भड़का दी गई। ये कह दिया कि ये सब जूस का किया धरा है और जूस तुम्हारे दुश्मन हैं। पूरे जर्मनी में जूस के खिलाफ हिंसा भड़का दी गई। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स ने इस हिंसा को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। साइनागोजेस जला दिए गए, हजारों दुकानें और घर तोड़ दिए गए और लगभग 30,000 जूस मैन को अरेस्ट करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। दूसरा स्टेज था घटोई सेशन, जो 1940 से 1944 तक चला।
इसमें क्या हुआ कि ज्यूस को अलग आइसोलेटेड एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें घेटोस कहते थे। सितंबर 1941 से सभी ज्यूस को एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना ज़रूरी हो गया था, जिससे उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। घेटोस कोई लग्जरी जगह नहीं थी रहने के लिए। घेटोस में बहुत ही ज़्यादा मिसेरी और पॉवर्टी थी। भूख, बीमारी और गरीबी से लोग मर रहे थे। तीसरा और आखिरी स्टेज था एनहिलेशन, जो कि 1941 के बाद का पीरियड था, यानी कि इसमें हुआ था मास मर्डर। इस प्लान को दी फाइनल सॉल्यूशन का कोड नेम दिया गया था। जनवरी 1942 में वेंसी कॉन्फ्रेंस में इस प्लान को पास किया गया था, जिसका मकसद था यूरोप के सभी 11 मिलियन ज्यूज को ख़त्म करना। सोच के देखो 11 मिलियन कितना बड़ा नंबर था, और मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी वेंसी कॉन्फ्रेंस में। सोच के देखो एक बार, ज्यूज को पूरे यूरोप से सामान की तरह ट्रेन्स में भर भर के डेथ फैक्ट्रीज या एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में लाया जाता था। ये कैंप्स पोलैंड में थे। इन कैंप्स में लोगों को गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था, और ये जो मास किलिंग थी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड की आड़ में की जा रही थी। जर्मनी हैड बेस्ड अ जेनोसाइडल वॉर। इस हॉलोकॉस्ट में लगभग 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे, और लाखों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इसी प्रोसेस से मार दिया गया था। हॉलोकॉस्ट की सबसे डरावनी बात यह थी कि ये कोई पागलपंती में की गई हत्या नहीं थी। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस थी। बेंजी कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने बैठकर यही डिस्कस किया था कि लोगों को मारने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या होगा। इसे वेनेलिटी ऑफ ईवल कहते हैं। ये मंसूबे एकदम साफ थे। उसे तो वो ईस्ट यूरोप वाला एरिया कैप्चर करना था, तो उसका आक्रमण जारी था। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। शुरू में तो जर्मनी जीत रहा था, बट हिटलर मेड अ हिस्टोरिक ब्लंडर बाय अटैकिंग द सोवियत यूनियन इन 1941। यानी कि उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, यानी कि रशियन एम्पायर के ऊपर। फिर जापान ने अमेरिका के पाल हार्बर पर अटैक कर दिया, और यूएसए भी वॉर में आ गया। धीरे धीरे आखिरकार मई 1945 में वॉर खत्म हो जाता है विद द डिफीट ऑफ हिटलर। मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज पावर के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन इससे ठीक पहले अप्रैल में हिटलर और उसके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबल्स ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन के एक बंकर में एक साथ सुसाइड कर लिया। एक सेकंड, हमने स्टार्टिंग में कहानी सुनी थी हेलमत की, वो छोटा सा बच्चा जिससे हम शुरू में मिले थे। तो वो भी इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक नाजी थे और शायद उन क्राइम्स का हिस्सा थे, और उन्हें डर था कि अब उनसे भी बदला लिया जाएगा, उन्हें भी सज़ा मिलेगी, और शायद इसी डर से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो आया समझ में कि हेलमत के फादर ने क्यों सुसाइड किया था। हालांकि वॉर के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल यानी कि एक स्पेशल कोर्ट न्यूरेमबर्ग शहर में सेटअप किया जाता है। इसका काम था नाजी वॉर क्रिमिनल्स को उनके किए गए क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सज़ा देना। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी देश के लीडर्स को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में ट्राई किया जा रहा था। इसने एक नया प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, कहना अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। लीडर्स अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल सकती है। द हॉलोकॉस्ट की मेमोरी आज भी जिंदा है, मेमोर्स में, म्यूजियम्स में और कहानियों में। ये उन लोगों को ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसका विरोध किया, उनके लिए एक रिमाइंडर है जिन्होंने इसमें साथ दिया, और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो चुपचाप देखते रहे। जर्मनी ने अपने इस डार्क पास्ट को एक्सेप्ट किया और उससे सीखा ताकि ऐसा मंजर दोबारा देखने को ना मिले। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा फर्गाइल हो सकती है, प्रोपोगेंडा कितना डेंजरस हो सकता है, और नफरत और भेदभाव के क्या नतीजे हो सकते हैं। इट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग अप अगेंस्ट द इनजस्टिस नो मैटर हाउ स्मॉल। थैंक